जय हिंद सभी को। चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हम लोग मोटर वाहन अधिनियम 1988 के बारे में पढ़ रहे थे। आज ये अधिनियम आपका हम पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट वाले पॉइंट जो भी हैं वो आपको दिमाग में बैठा लेने हैं। तो आज की क्लास आपकी मोटर वाहन अधिनियम की लास्ट क्लास होगी। अगर आगे भी कुछ हमें लगेगा तो फिर हम बाद में भी इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट टर्न हम लोग धारा 4 तक पढ़ चुके थे। मोटर वाहन अधिनियम 1988। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टर्न हम लोग धारा 4 पढ़ रहे थे। एक काम करिएगा, एक धारा हमसे छूट गई थी। ये धारा थी धारा 213। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। 213 में अगर आपके पास वहां जगह हो तो जगह पे लिख लीजिएगा, नहीं तो नोट डाल के लिख लीजिएगा। तो धारा 213 में इसमें क्या दिया गया, तो इसमें भी सीधी सी बात है, 213 है तो परिभाषा ही होगी। तो इसमें माल या गुड्स की परिभाषा दी गई कि माल या गुड्स किसे माना जाएगा। तो इसके संबंध में आपको याद रखना है कि कोई भी पशुधन हो ये गुड्स के अंतर्गत आएगा। उसी तरीके से कोई भी वस्तु हो वो गुड्स के अंतर्गत आएगी। अगर हम इस तरीके से समझाएं आपको तो आप समझते रहोगे, हम समझाते रहेंगे और बहुत लंबा क्लास चली जाएगी। शॉर्ट में कैसे याद रखना है, शॉर्ट में देखिए ऐसे याद रखना है, गुड्स या माल के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो पहली चीज क्या नहीं आएगा उसको देख लेते हैं, तो बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। माल या गुड्स में क्या शामिल नहीं है, ये समझना आसान है। इसके अलावा जो होगा वो सीधी सी बात है कि गुड्स के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो इसमें पहली चीज तो याद रखिएगा, यात्री का व्यक्तिगत सामान जो उसके पास है। जैसे यात्री अपना व्यक्तिगत रूप से कोई सामान लेकर चल रहा है और वो उसमें हाथ में लिए हुए है या बैग है, बैग को टांगे हुए है, तो वो इस माल के अंतर्गत, गुड्स के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा, यानी यात्री का व्यक्तिगत सामान इसमें शामिल नहीं किया जाता। दूसरी चीज, गाड़ी के साथ जो भी उपकरण होंगे वो इसमें शामिल नहीं होते। कि गाड़ी की पता लगा एसएस सीरीज है और उस एसएस सीरीज को ही आप गुड्स में शामिल कर दें, तो ये दो चीजें छोड़ करके बाकी जो भी होगा वो सब गुड्स के अंतर्गत शामिल होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ें। इसके बाद है नेक्स्ट, तो धारा 4 हम लोगों ने देख ली थी। 4 के बाद आगे बढ़ते हैं। चार के बाद नेक्स्ट है आपकी धारा 16। धारा 16 में दिया गया लाइसेंस रद्द करने के प्रावधान, यानी कब कब लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लाइसेंस रद्द करने के प्रावधान आपके धारा 16 में दिए गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा
39, धारा 39 में दिया गया वाहन का पंजीकरण, कि इसके पंजीकरण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो वाहन का पंजीकरण। इसके बाद अगली है धारा 50। धारा 50 में दिया गया मोटर वाहन के स्वामित्व का स्थानांतरण। जैसे आप गाड़ी बेचते हैं और गाड़ी दूसरे को नाम ट्रांसफर होता है, तो स्वामित्व का स्थानांतरण इसे कहा जाता है। तो यानी ऑनर चेंज हो गया, तो स्वामित्व का स्थानांतरण यानी ट्रांसफरशिप ऑफ या ओनरशिप ट्रांसफर का, आपका मोटर व्हीकल का जो ओनरशिप ट्रांसफर होती है उसका प्रावधान 50 में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट धारा 55। धारा 55, धारा 55 में मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का अधिकार दिया गया। मोटर वाहन के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का अधिकार, इसका प्रावधान दिया गया कि आपके मोटर वाहन की रजिस्ट्री कब कब रद्द हो सकती है। तो इसमें सारी चीजें आप ना याद कर पाओगे ना हम बता पाएंगे, तो इसमें आपको एक पॉइंट तो याद रखना है कि रजिस्ट्री के रद्द करने के जो आधार लिए जाते हैं ये कुल 9 आधार हैं। कुल 9 आधार हैं जिन आधारों पर ये रद्द होता है। इसमें से पहला तो इसमें एक नोट कर लीजिएगा, जब वाहन उपयोग लायक ना रह गया हो, यानी वाहन को अब यूज किया नहीं जा सकता, वो उपयोग लायक नहीं रह गया। दूसरा, जब वाहन नष्ट हो गया हो, यानी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया तो भी उसे यूज नहीं किया जा सकता, उसका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद गाड़ी का आप लोगों ने फिटनेस टेस्ट देखे होंगे, अगर गाड़ी ने अपना फिटनेस टेस्ट पास ना किया हो तो भी उसका रजिस्टर रद्द किया जा सकता है। यानी वाहन परीक्षा पास न करने पर, यानी वाहन का जो चेसिस का जैसे नहीं होता फिटनेस चेक किया जाता है, तो इसे भी रद्द किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह माना जाता है कि इससे साधारण जनता को खतरा हो सकता है। मान लीजिए आप कहीं भीड़ भाड़ वाले एरिया में लेकर के जा रहे हैं और गाड़ी में उसका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, और वहीं पर कहीं रास्ते पे सार्वजनिक स्थान पे भीड़ भाड़ वाले पे गाड़ी खराब हो गई या पलट गई या गिर गई, कुछ भी हो गया, तो ऐसे समय में भी ये रद्द किया जा सकता है। इसके बाद चौथा प्रावधान याद रखिएगा, यदि वाहन भारत से बाहर ले जाया जाता हो तो भी इसका रजिस्ट्रीकरण रद्द हो सकता है। ऐसे टोटल 9 आधार हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे कुल 9 आधार हैं जिन आधार पर इसे रद्द किया जा सकता है, किसी भी मोटर वाहन का रजिस्ट्रीकरण, जिसे आप आरसी बोलते हैं। अब अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी मोटर वाहन की आयु सीमा
ये कौन निर्धारित करेगा? तो याद रखिएगा, किसी भी मोटर वाहन की आयु सीमा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होती है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी धारा 62। इसमें दिया गया, यदि कोई वाहन चुराया गया है या उसे बरामद किया गया है तो चुराए गए या बरामद किए गए मोटर वाहन की जानकारी सर्वप्रथम किसे दी जानी चाहिए, ये बात धारा 62 में लिखी गई। तो नोट कर लीजिएगा, चुराए गए या बरामद किए गए मोटर वाहन की जानकारी संबंधित राज्य पुलिस द्वारा संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकारी को दी जाती है। यानी पुलिस ये जानकारी किसे देगी? संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकारी को। इसके बाद आती है धारा 66। इसमें लिखा हुआ परमिटों की आवश्यकता संबंधी प्रावधान। परमिट के बारे में दिया गया, परमिटों की आवश्यकता संबंधी प्रावधान। यानी परमिट क्यों अनिवार्य है? स्टेट लेवल परमिट चाहिए, ऑल इंडिया परमिट चाहिए, तो उनके सारे प्रावधान 69 में दिए गए, 66 में दिए गए। इसके बाद धारा 66 के बाद धारा 69 भी इसी से रिलेटेड है। धारा 69 में दिया गया परमिटों के लिए आवश्यक आवेदन, परमिटों के लिए आवेदन कहाँ किया जाना चाहिए या आवेदन कहाँ होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आवेदन संबंधित राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाएगा। यानी परमिट के लिए आवेदन कहाँ किया जाएगा? तो राज्य परिवहन प्राधिकरण को, और पुलिस द्वारा जानकारी किसे दी जाएगी? राज्य परिवहन प्राधिकारी को। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है धारा 87। धारा 87 भी परमिट से रिलेटेड है, लेकिन ये अस्थायी परमिट का प्रावधान करता है। अस्थायी परमिट जो कुछ समय के लिए होते हैं। अस्थायी परमिट में ये कहा गया
कि देखिए धारा 80 में जो प्रावधान लिखे गए, ये 87 है, धारा 80 के प्रावधानों में अस्थायी परमिट को दिया गया है, लेकिन धारा 80 के प्रावधानों को हटाते हुए धारा 87 के तहत अस्थायी परमिट जारी हो सकते हैं। और ये कब जारी होंगे? किसी विशेष अवसर पर। ये अवसर कब होंगे? जैसे कुछ किसान अपनी मौसमी फसलों को लेकर के एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, तो मौसमी फसलों के विक्रय हेतु ये जारी किए जा सकते हैं अस्थायी परमिट। इसके बाद जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मेले में अपने द्वारा बनाए गए, मान लीजिए कोई लकड़ी के बर्तन बनाता है, कोई लकड़ी के खिलौने बनाता है, तो वो एक सीजनल काम है और किसी विशेष अवसर पर या मेले पर जा करके वो उसे बेचता है, तो उसे भी ये जारी किया जा सकता है। इसके बाद धार्मिक सम्मेलनों के लिए भी ये परमिट जारी किए जा सकते हैं कि धार्मिक सम्मेलनों में भाग लेना है। इसके बाद एक तरीका और है कि आपने स्थायी परमिट के लिए अप्लाई किया है लेकिन वो अभी बना नहीं, तो परमिट लंबित होने पर भी ये जारी किए जा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे किसी की गाड़ियां चल रही हैं, अब उसे जाना है कहीं बाहर, अब उसका स्थायी परमिट अभी एप्लीकेशन तो है लेकिन अभी जारी नहीं हुआ है, तो उतने समय के लिए जब तक कि उसका स्थायी परमिट ना आ जाए तब तक के लिए परमिट लंबित होने पर अस्थायी परमिट जारी किया जा सकता है धारा 87 के अंतर्गत। अब यहाँ से एक नेक्स्ट बात आती है कि अस्थायी परमिट जो है, ये अस्थायी परमिट का समय सीमा कितना होता है? तो इसकी समय सीमा या इसकी मान्यता 4 माह तक रहती है। 4 माह के लिए जारी होता है और 4 माह बाद इसे दोबारा अस्थायी परमिट के रूप में जारी कराया जा सकता है, नहीं तो ये रद्द हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट आता है धारा 128। धारा 128 में ड्राइवरों और पिछली सवारियों जो पीछे बैठती है, ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपाय के लिए सुरक्षा उपाय के उपबंध करता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आपसे इस क्वेश्चन को हम घुमा करके पूछे तो ये भी पूछ सकते हैं कि कोई भी बाइक से जा रहा है और बाइक से जाते समय वो अपनी बाइक पर 2 से ज़्यादा लोगों को नहीं बैठा लेगा। तो अब आप यहाँ पर ये पूछोगे ऐसा कहीं क्या लिखा है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल लिखा है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 128 में ये बात लिखी है कि ड्राइवर और उसके साथ साथ पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपाय के उपबंध यहाँ पर दिए गए, जिसमें यह लिखा गया कि मोटर बाइक पर 2 से ज़्यादा लोग सवारी नहीं करेंगे क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से अहितकर है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है 128 में।
एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि मोटर साइकिल में 2 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकते। तो ये प्रावधान यहाँ पर दिया गया, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है धारा 129। इसमें सुरक्षात्मक टोप या इसी को आप हेलमेट बोलते हैं कि जब भी बाइक या साइकिल चला रहे होंगे तो सुरक्षात्मक टोप या हेलमेट लगाने का प्रावधान करता है। तो ये कहाँ पर दिया गया? तो ये आपका दिया गया 129 में हेलमेट लगाना। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये 129 किस पर लागू नहीं है, यानी किस पर लागू नहीं होती। तो पगड़ी लगाने वाले सिखों पर ये लागू नहीं होता, क्योंकि उनमें ऑलरेडी पगड़ी इतनी मोटी होती है कि उसे सुरक्षात्मक टोप ही आप समझ सकते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से ही वो लगाई जाती है। इसलिए ये 129 इनके ऊपर लागू नहीं होता सिखों पर। तो इसे ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है धारा 147। धारा 147 में लिखा गाड़ी का बीमा प्रमाण पत्र। तो गाड़ी का बीमा प्रमाण पत्र का प्रावधान 147 में दिया गया कि गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है धारा 161, 162, 163, 164। इन सभी में सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर यह कहा गया कि जैसे कोई व्यक्ति कोई गाड़ी किसी को टक्कर मारकर अगर निकल जाती है तो उससे उपहित राशि वसूलने के क्या क्या प्रावधान होंगे या किस रूप में उससे वसूली जाएगी। तो टक्कर मारकर भागने वाले व्यक्तियों के लिए सारे प्रावधान 161 से लेकर के 164 तक दिए गए। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आती है धारा 184। धारा 184 में दिया गया खतरनाक तरीके से, जैसे हमने जुर्माने में लिखाया था आपको, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है।
ये बात कहाँ है? तो 184 में ये बात लिखी गई। और पहले इसमें दंड का प्रावधान कितना था? 1,000 रुपये। और अब कितना है? अब इसमें है 5,000 रुपये। जुर्माने के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। इसके बाद आती है धारा 185। धारा 185। धारा 185 में दिया गया मत व्यक्ति, मत व्यक्ति, मत व्यक्ति का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने सेंस में ना हो। मत व्यक्ति या मादक द्रव्य, मादक द्रव्य पान। मादक द्रव्य का मतलब कोई नशीला पदार्थ ले रखा हो, किए हुए व्यक्ति द्वारा, किए हुए व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाना ये अपराध की श्रेणी में माना गया है 185 में, कि कोई भी गाड़ी को ड्रिंक करके या नशा करके नहीं चला सकता। इसमें प्रावधान ये है कि प्रथम अपराध, अगर ये अपराध पहली बार हो रहा है तो प्रथम अपराध में, और इसके बाद द्वितीय अपराध, या कितनी भी बार इसके बाद अपराध किया जाए तो अलग अलग प्रावधान है। इसमें प्रथम अपराध में 6 माह कारावास या 10,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं, अथवा दोनों हो सकते हैं। दोबारा अगर ये अपराध किया गया तो, यानी एक बार से अधिक कितनी बार भी किया गया तो हो जाने पर इसमें 2 वर्ष कारावास, या दोबारा अगर हो रहा है तो 15,000 रुपये जुर्माना, 15,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। तो ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि पहला अपराध यदि नशे में गाड़ी चलाने का हुआ तो 6 माह का कारावास हो सकता है या 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अगर पहली बार से दोबारा, तिबारा, चौथी बार कभी भी हो रहा है तो 2 वर्ष का कारावास या 15,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगली धारा है धारा 213। धारा 213 में कहा गया मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान। मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान, ये आपका धारा 213 में दिया गया। अब इनकी नियुक्ति होगी किसके द्वारा? तो मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति जो की जाती है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करती है। इसके बाद नेक्स्ट है आरंभिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों का प्रभाव। धारा 213 कि अगर पूर्व में किसी अधिकारी ने कोई आदेश दिया है तो उसके आदेशों का प्रभाव रहेगा। तो इसमें आप, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रख सकते हैं, आरंभिक प्राधिकारी द्वारा दिए आदेशों का प्रभाव।
इस सारे प्रावधान इसमें दिए गए कि कब तक उनका ये प्रभाव रहेगा आदेशों पर। इसके बाद 215 धारा 215, इसमें सड़क सुरक्षा परिषद, सड़क सुरक्षा परिषद और उससे संबंधित समितियां के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो ये 215 में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कुछ पूछे गए, क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकता है। किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकता है। तो बिना वारंट के पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है, ऐसा धारा 202 में लिखा हुआ है कि जब सुरक्षा कारण बड़े बन जाएं तो उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं, वारंट लेने की जरूरत नहीं, वो 202 के तहत गिरफ्तार कर सकता है। एक क्वेश्चन जो आपका पहले भी पूछा जा चुका है, क्वेश्चन है कि चेतावनी के बाद भी रेल की छत, रेल की सीढ़ी, रेल की छत, रेल की सीढ़ी या इंजन पर बैठकर यात्रा करना, बैठकर यात्रा करना किस अधिनियम के तहत अपराध है। किस अधिनियम के तहत अपराध है, बताइए अगर मालूम है तो। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, ये रेल अधिनियम 1989 की धारा 156 के तहत दंडनीय अपराध है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, रेल अधिनियम आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिमाग में रखना है। हो सकता है दोबारा पूछ लिया जाए। ये 156 का उल्लंघन है, धारा 156 का उल्लंघन है, जो कि एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि मोटर वाहन के संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसके पास। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन के नियम बनाने का अधिकार किसके पास है। तो याद रखिएगा, ये अधिकार केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों को होता है, लेकिन अंतिम अधिकार इसी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा
64 के तहत केंद्र सरकार का होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि राज्य सरकार भी इसमें नियम बना सकती है, लेकिन अंतिम अधिकार की बात करें तो धारा 64 ये कहती है कि अंतिम रूप से अधिकार केंद्र सरकार के पास है मोटर वाहन के संबंध में नियम बनाने का या किसी गाड़ी की एज लिमिट तय करने का। तो ये सारे अधिकार किसके पास होते हैं? तो ये अधिकार आपके केंद्र और राज्य दोनों के पास होते हैं, लेकिन अंतिम रूप से धारा 64 ये कहती है कि ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे। तो ये आपका था मोटर वाहन अधिनियम 1988, जो लगभग इम्पोर्टेंट सेक्शन और बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हमने बता दिया आपको। तो आज आपका मोटर वाहन अधिनियम पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया एक्ट शुरू करेंगे, कुछ एक्ट को भी ख़त्म करते जाएंगे। इसके बाद फिर से हम लोग सीआरपीसी के कुछ जो प्रावधान बचे हैं उनको देखेंगे। तो अब पहले एक्ट खत्म करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को भी लेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसमें थोड़ा सा दूसरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज़, हाँ, यातायात संकेतकों के बारे में हमने कहा था, वो आप लोग खुद भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करके यातायात संकेतकों को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो एक क्वेश्चन उससे निश्चित आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।